यस सर। ओके, तो आपको क्या डाउट था, पूछिए, या कुछ पढ़ना था आपको? सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना था। ओके, पूरा शुरू से या मतलब कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आया? सर इसे मेन डेरिवेशंस करा दो, ऐसे टर्मिनल वेलोसिटी और ये सब। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आपने पहले से कुछ पढ़ा है इसमें? यस सर, अभी रिसेंटली चैप्टर पढ़ा है पूरा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो देखिए, मेनली इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट है और एक हाइड्रोडायनामिक्स पार्ट है। हाइड्रोस्टैटिक पार्ट में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज डिफाइन करते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ। ठीक, पास्कल्स लॉ के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि पास्कल्स लॉ पता है आपको? हेलो, यस सर। पास्कल्स लॉ पता है? यस सर। इसे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं एंड इसके बेस पे स्टेटमेंट डिफाइन करता है। पता है क्या होता है स्टेटमेंट? यस सर, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। ओके, एंड इसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड एक हाइड्रोलिक लिफ्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद अगली चीज होती है मेरे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल शायद आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करूं किसी लिक्विड के अंदर पार्शियली और कंप्लीटली, so it will experiences an upward force which is called Bion force, which is equals to the weight of liquid। जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है उसके वेट के इक्वल उसमें बायन फोर्स एक्ट करता है। ठीक, एंड उसके बेस पे हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन डिफाइन करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उस सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी से कम हुई तो फ्लोट करता है, अगर उससे ज्यादा हुई तो सिंक कर जाएगा। तो ये कंडीशन होती है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक, तो ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। सरफेस टेंशन पता है आपको क्या होता है? यस सर, मिनिमम मिनिमम, हेलो, हेलो, आपकी आवाज कट गई। हेलो, हेलो। यस सर। ओ, सर आई आप थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो मैंने पूछा सरफेस टेंशन डिफाइन कर सकते हैं, वो आप क्या? सर टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड टू एक्सपैंड, एक्सपैंड, अच्छा। इसकी इलास्टिसिटी की टेंडेंसी। ओके, हाँ वैसे भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एंड एडहेसिव फोर्स मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तब उसके इंट्रैक्शन की वजह से कोई भी टॉप फिल्म ऑफ लिक्विड एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टेंडेंसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब इस सरफेस टेंशन के बेस पे कुछ टर्म याद रखिए। सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोहेसिव फोर्स के। ठीक, जितना कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी सरफेस टेंशन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रेडिंग टेंडेंसी। ठीक, स्प्रेडिंग टेंडेंसी मतलब कि वो पर्टिकुलर लिक्विड किसी सरफेस के ऊपर उतना कम स्प्रेड आउट करेगा अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी तब। एंड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड टू दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अब ये सारी चीजें के बेस पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि मरकरी को मैं अपने पाम पे रखता हूँ तो वो रोल करता है, बट अगर मैं वाटर को रखता हूँ तो वो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टिक कर जाता है। दूसरा, वाटर सरफेस को
वेट कर सकता है बट मरकरी सरफेस को वेट नहीं करता, ठीक। तब इन सब चीज के लिए डिफाइन करते हैं उसका सरफेस टेंशन, क्योंकि मरकरी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए एडहेसिव फोर्स कम होगा, इसलिए वो सरफेस को वेट नहीं कर सकता। बट वाटर के पास सरफेस टेंशन कम होती है, एडहेसिव फोर्स बड़ी होती है, इसलिए सरफेस को वेट कर सकता है। इसलिए उसका शेप होता है मेनिस्कस, वाटर का मेनिस्कस उस पर्टिकुलर सरफेस पे कुछ ऐसा होता है, इस तरह से, ये मेरे पास लिक्विड। एंड अगर मैं मरकरी का मेनिस्कस डिफाइन करूं तो वो एक कंप्लीट बबल की तरह बिहेव करेगा, ठीक, इस तरह उस सरफेस के ऊपर रिमेन्स स्फेरिकल शेप। अब सरफेस टेंशन हम एक और तरह से डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द इंटरफेस ऑफ टू सेपरेटिंग मीडियम। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे 3 अलग अलग इंटरफेस बोल सकते हैं। तो एक मेरे पास टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, किसके किसके, लिक्विड एंड एयर के बीच में, तो इसको बोल सकते हैं सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर। एक सरफेस टेंशन यहाँ से यहाँ तक बिटवीन सॉलिड एंड एयर, एंड एक सरफेस टेंशन यहाँ से यहाँ तक बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। तब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है, ये टर्म, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ इस पर्टिकुलर मरकरी के लिए, तो एक सरफेस टेंशन एक्ट करेगा किसी इस पॉइंट पे, एक सरफेस टेंशन एक्ट करेगा इस पॉइंट पे, एंड एक सरफेस टेंशन एक्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ मैं एंगल कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं इसी पर्टिकुलर रिलेशन में सरफेस टेंशन ज्यादा बड़ा होगा तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा बड़ी होगी, इसलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होगा। अगर सरफेस टेंशन कम होगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, इस तब उसके में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट एंगल होगा, इसलिए वो सरफेस पे स्प्रेड आउट करेगा, सरफेस पे स्प्रेड आउट नहीं करता। तो ये सब चीजें सरफेस टेंशन के बेस पे हम डिफाइन करते हैं। सरफेस टेंशन अगर सिंपली कैलकुलेट कीजिए मैथमेटिकली तो इसका एक रिलेशन होता है surface tension T, which is equals to force experience per unit length। अब ये लेंथ डिपेंड करेगा वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैसा है एंड उस पे एक्सपोज्ड एयर कितने डायरेक्शन में है, उसके हिसाब से लेंथ की वैल्यू चेंज करती जाती है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कोई रॉड है, तो रॉड को अगर बिल्कुल सामने से देखिएगा, जैसे इस तरह से अगर रॉड को देखिए सामने से, तो उस पर्टिकुलर का जो स्ट्रक्चर होगा रॉड का वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। लिक्विड मेनिस्कस उसके दोनों साइड से होंगे, ठीक है, मतलब लिक्विड अगर किसी इस पॉइंट तक फिल्ड है तो सरफेस टेंशन यहाँ पे भी एक्ट करता होगा, सरफेस टेंशन यहाँ पे भी एक्ट करता होगा। इसीलिए हम यहाँ पे जो लेंथ का कंट्रीब्यूशन देखते हैं वो 2 टाइम्स देखते हैं। सेम चीज रॉड के लिए, सेम चीज रिंग के लिए। तब एक जनरलाइज टर्म ये याद रखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना फेस या जितना पोर्शन एयर में एक्सपोज हो वो उसके हिसाब से उसकी लेंथ चेंज कर दी जाती है। बट अगर मेरे पास कोई डिस्क है, सपोज कर लीजिए डिस्क, ये पूरा एंटायर सरफेस इस तरह, तो सिर्फ आउटर बाउंड्री उसका क्या होगा, एक्सपोज होगा लिक्विड के साथ, इसलिए हम उसमें वन सरफेस अज्यूम करते हैं। बट अगर मैंने कोई रिंग ले लिया तो रिंग में आउटर बाउंड्री एज वेल एज इनर बाउंड्री दोनों उस पर्टिकुलर के साथ एक्सपोज्ड है, इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें 2 लेंथ लेते हैं एंड उस डिस्क के लिए सिंगल लेंथ लेते हैं। तो इस तरह से हम सरफेस टेंशन के फॉर्मूले पुट करके एंड उसके बेस पे क्वेश्चन जो भी अननोन टर्म फाइंड आउट करने के लिए पूछे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब इस सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ टर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक टर्म होता है amount of energy for changing size or diameter of a bubble or drop, ये सारी चीजें कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं एनर्जी और वर्क डन टू चेंज द शेप ऑफ बबल और ड्रॉप। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू सिंपली फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लिया मेरे पास कोई ड्रॉप है इनिशियली कुछ इस पॉइंट पे, वो एक्सपैंड करता हो ताकि किसी इस रेडियस तक कन्वर्ट कर जाए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चेंज उसके रेडियस में डेल्टा आर है, ठीक। तुमने ले लिया डेल्टा एक्स, फोर्स को सरफेस टेंशन के टर्म में लिख सकते हैं E टाइम्स L इंटू डेल्टा एक्स, एंड L इंटू एक्स इज कॉल्ड एरिया, तो इसी टर्म को लिख सकते हैं चेंज इन इट्स एरिया। अब फिर से यहाँ पे भी सेम टर्म, अगर वो ड्रॉप है तो उसका सरफेस एयर में एक्सपोज सिर्फ सिंगल सरफेस होगा, तो इसलिए सिंपल सर ए एक लेते सेकंड हैं। रिपीट कर दो यहाँ से।
मैंने कहा कि यहाँ पे कोई बबल या ड्रॉप लिया मैंने, तो वो एक्सपैंड करता होगा। अब आप पूछिएगा एक्सपैंड क्यों करेगा, तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा कि अगर मैं सरफेस देखूं इस तरह, ठीक, तो इस साइड से देखेंगे तो ये कनकेव सरफेस है, और इस साइड से देखूंगा तो कॉन्वेक्स सरफेस है। तो हमने पढ़ा था कि अगर सरफेस टेंशन ड्रॉ करूं इस डायरेक्शन में, सरफेस टेंशन ड्रॉ करूं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन, यहाँ पे भी सरफेस टेंशन, इसे कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो आउटसाइड से एक प्रेशर होता है पी नॉट, इनसाइड से एक प्रेशर होता है पी आई, एंड सरफेस टेंशन का भी एक कंट्रीब्यूशन होता है इसी डायरेक्शन में, विच इज ट्वाइस ऑफ पी टाइम्स साइन थीटा। तो दो क्वांटिटी कंबाइन करके इस क्वांटिटी सिंगल के इक्वल हो रही है, मतलब ये क्वांटिटी इस इंडिविजुअल क्वांटिटी से बड़ी होगी, इसलिए प्रेशर इन टूवर्ड्स इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर टूवर्ड्स आउटसाइड। तो ये मेरे पास डायरेक्शन कौन सा है, कनकेव, एंड ये मेरे पास डायरेक्शन कौन सा था, कॉन्वेक्स। इसीलिए हम डिफाइन करते हैं प्रेशर टुवर्ड्स कनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर टुवर्ड्स कन्वेक्स साइड, ठीक। तो इसी के बेस पे अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉप देखूं या बबल देखूं, तो उसके इनसाइड से अगर देखिएगा तो वो कनकेव साइड है, बाहर से देखिएगा तो कॉन्वेक्स साइड से है। तो इसीलिए कनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से बड़ा होता है, तो इसीलिए वो लिक्विड को एक्सपैंड कराने की कोशिश करता है। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, से एक्सपैंड कर रहा है, मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा कि वो प्रेशर डिफरेंस कुछ फोर्स जनरेट करता होगा, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। फोर्स को अगर मैं सरफेस टेंशन के टर्म में लिखूं तो टी टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, या लेंथ इनटू ब्रेथ को हम एरिया बोलते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए। हेलो, Yes, sir. यहाँ तक समझ आया कुछ? Yes, sir. ओके, अब इसमें बेस क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सपोज कर लीजिए मेरे पास एक सिंगल लार्ज ड्रॉप है, ठीक है, जिसका अपना कुछ रेडियस है, वो ब्रेक किया छोटे छोटे ड्रॉप्स में इस तरह। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हुआ तो क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक होगा। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे समझिए कि जितना ऑब्जेक्ट स्मॉलर होगा वो उतना सरफेस उसका एयर में एक्सपोज ज्यादा होगा। तो इन छोटे छोटे ड्रॉप्स के लिए एरिया एक्सपोज टू एयर वो ज्यादा होगा, इसीलिए उसको मैं बोलूंगा कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। एंड जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी सरफेस एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड कोई भी रिएक्शन फ्रॉम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट करती हो तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। एंड सिमिलरली अगर वापस आपसे बैक पूछे कि मुझे कंबाइन करना है छोटे छोटे ड्रॉप्स को सिंगल लार्ज ड्रॉप में, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसके लिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहाँ तक कोई मुश्किल? सर ये जो वर्क डन का आपने बताया था ऊपर, उसका एक क्वेश्चन बता दो ऐसे एग्जांपल में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई ड्रॉप है, उसका रेडियस अभी आर है, ठीक, उसका रेडियस एक्सपैंड करके 2r हो गया, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने वो देखा होगा, कभी इंडिया गेट गए होंगे, किसी भी जगह गए होंगे, तो वहां पे एक सोप सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर कुछ मिक्स करते हैं, एंड फिर वो ब्लो करते हैं बबल, ठीक है। तो ब्लो करने में हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर लिक्विड को, ताकि वो बबल का फॉर्मेशन करता है। तो आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू ब्लो अ बबल ऑफ 5 centimeter, 2 centimeter if surface tension of the soap solution is 0.07 tension and the radius is 2 centimeter। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि पहले वो लिक्विड था बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल, जिसमें रेडियस इनिशियल कितना होगा, 0। इसको मैंने ब्लो किया उस पर्टिकुलर रिंग के ऊपर, तो वो क्या बन गया, एक बड़ा सा बबल बन गया, जिसका रेडियस मैंने कितना लिया था, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक चेंज करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, सेम इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है 0.07 न्यूटन पर मीटर।
ठीक, वैल्यूज पुट कर दीजिए। एरिया कैसे निकालिएगा, सरफेस एरिया, तो चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू, इसका सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, इनिशियली ड्रॉप था उसका एरिया इज 0, रेडियस पता है आपको 2 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू पता है 4 पता है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, चेंज इन एरिया आ जाएगा, सरफेस टेंशन पता है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, वर्क डन आ जाएगा। बट इसमें एक चीज और, अगर ये ड्रॉप होता तो उसके लिए हम सिंपली डेल्टा ए लेते, बट ये अगर बबल है तो बबल में बाहर में भी एयर होता है और अंदर में भी एयर होता है, यहाँ पे भी एयर एंड अंदर में भी एयर, दोनों साइड एयर है। तो मैंने अभी पीछे कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस जितना पार्ट एयर में एक्सपोज होता है वो उसके हिसाब से 1 टाइम्स या 2 टाइम्स डिफाइन करते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 सरफेसेस एयर में एक्सपोज हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक सरफेस एयर में एक्सपोज होता है इस कंडीशन में तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। आया समझ? ओके सर। ओके, अब अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोले, ये जो ड्रॉप वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए बोले तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स ऐसे, इनका अपना कुछ रेडियस होगा स्मॉल आर, तो इस पूरे टर्म का अपना कुछ वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगे, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बना लिया, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगी, स्मॉलर बबल का रेडियस या लार्ज बबल का रेडियस, उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, वर्क डन के फॉर्मूले में D टाइम्स चेंज इन सरफेस एरिया। अब आपसे पूछूंगा कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा छोटे वाले ड्रॉप का या बड़े वाले का, तो आप बोलेगा जितना पार्टिकल छोटा होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा, तो स्मॉलर बबल का रेडियस ज्यादा, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा, तो इसीलिए आप क्या कर दीजिए, n नंबर ऑफ ड्रॉप each having a surface area 4 pi r square minus 4 pi capital R square। अब आपको कैपिटल आर की वैल्यू पता है, स्मॉल आर की वैल्यू पता है, यूजिंग दिस इक्वेशन पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको गिवन होगा, सरफेस टेंशन गिवन होगा, पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ आया समझ? यस सर। यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने इसको कहा कि वो ड्रॉप है, तो ड्रॉप के लिए जो सरफेस एक्सपोज टू एयर होगा वो सिंगल सरफेस होगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक अगला रिलेशन डिराइव करने के लिए पूछता है कि फाइंड एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप और फाइंड एक्सेस प्रेशर इन अ बबल, वो कैसे डिराइव करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला, जैसे आपने कोई एक ड्रॉप लिया, ठीक है, जिसका रेडियस अभी r है, क्योंकि इनर प्रेशर कॉनकेव साइड की वजह से ज्यादा है तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ से यहाँ तक रेडियस r एंड यहाँ से यहाँ तक चेंज इन रेडियस डेल्टा r, ठीक, अंदर का प्रेशर इज Pi एंड बाहर का प्रेशर इज P0। तो इनसाइड का प्रेशर ज्यादा बड़ा होगा कि कनकेव साइड है, बाहर का प्रेशर कम होगा कन्वेक्स साइड है, तो वो बबल को एक्सपैंड कराएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी हमें वो कैलकुलेट करनी है। तो वर्क डन का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स टाइम्स डेल्टा आर, फोर्स को लिख सकते हैं हम लोग सरफेस टेंशन के टर्म में D टाइम्स L dr, और इसी चीज को लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। डेल्टा ए की वैल्यू कैलकुलेट किया जाए यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा कि बाहर वाले स्फेयर में से, बाहर वाले स्फेयर का रेडियस कितना है r प्लस डेल्टा आर उसका स्क्वायर माइनस अंदर वाले स्फेयर का रेडियस उसका स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 8 पाई r इंटू डेल्टा आर, ठीक, कितना आ जाएगा, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सरफेस टेंशन टाइम्स 8 पाई r डेल्टा आर। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन को इसी के टर्म में बट प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट करेंगे, तब वो कितना आएगा, तो अगेन वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट,
force is equals to net pressure, that is Pi minus P naught into area times displacement, and area of sphere is 4 pi r square. So Pi minus P naught times 4 pi r square times delta r. इस इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन कैसा है, सेम सेम। जैसे मैं दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी Pi minus P naught times 4 pi r square delta r is equals to T 8 pi r delta r। डेल्टा r कट गया, 4 pi r कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा Pi minus P naught is equals to 2 times of T by r। तब इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक, इन अ लिक्विड ड्रॉप और बबल। अगर बबल होता तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ड्रॉप है इसलिए सिंगल सरफेस इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायरेक्टली 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ये पूरा डेराइव करने के लिए पूछ सकता है। यहाँ तक कोई मुश्किल? हेलो, Okay, sir, done. ये समझ आया? Yes, sir. ओके, अब इसमें बेस मैं आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूँ। आपसे बोलेगा कि सपोज मेरे पास कोई ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब में मैंने दो तरफ बलून लगा दिए, एक बड़ा बलून लगाया और एक छोटा बलून लगाया, और इसके बीच में मैं कोई नॉब अटैच कर दिया इस तरह, ठीक। अगर मैं नॉब को ओपन करूं तो साइज ऑफ बलून पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा, और कब तक ये प्रोसेस होगा, बता सकते हैं कुछ रीजन? बंद कर रहे हैं कि खोल रहे हैं? ओपन कर रहा हूं मैं उस नॉब को। इक्वली। इक्वली? जिस साइड पे पहले खुलना शुरू होगा वो वाली साइड। अच्छा 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 अच्छा, तो एक का साइज तो बड़ा है और का साइज छोटा है, तो फिर क्या होगा? नॉब तो एक ही बार में ओपन हो जाएगा ना, नॉब तो मैंने एक ही बार में ओपन कर दिया, तो बीच का गैप ओपन हो गया, अब एयर को पास करने के लिए अलाउड हो जाएगा। तो क्या होगा, कौन साइज बड़ा होगा कौन? जिसका एरिया ज्यादा हो। तो यहाँ पे साइज देख रहा हूँ। आप देखिए इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए इस जो लास्ट हमने प्रूव किया है ये टर्म, ठीक। मैंने अभी ये कहा कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है किसी ड्रॉप या किसी बबल में, वो उसके रेडियस से कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना रेडियस छोटा होगा उसका प्रेशर डिफरेंस उतना क्या होगा, ज्यादा, बोल सकते हैं। यस सर। तो अभी क्या बोलेंगे आप, स्मॉलर बलून या लार्जर बलून, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? जिसका रेडियस कम होगा। रेडियस कम किसका दिख रहा है आपको? राइट वाले का। हाँ, तो जिसका रेडियस कम है उसका प्रेशर ज्यादा। और हमने पढ़ा है कि मैटर का जो मूवमेंट होता है या लिक्विड या फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ से लिक्विड या एयर मूवमेंट करना शुरू करेगी इधर की तरफ, तो इसका साइज क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, एंड दूसरे वाले का साइज क्या होने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। क्यों पहले इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि उसका रेडियस कम है ना। तो रेडियस कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो पहले ही प्रेशर हायर की वजह से वो अपने एयर को उसकी तरफ मूवमेंट कराना शुरू कर देगा। अच्छा, तो राइट, लेफ्ट वाला पहले बढ़ना शुरू होगा। हाँ, तो लेफ्ट वाला साइज बढ़ना शुरू होगा और राइट वाले का साइज कम होना शुरू होगा। कब तक? जब तक राइट वाला कंप्लीटली स्टिक हो जाए उस नॉब के साथ, एंड लेफ्ट वाला बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से। आया समझ? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं हम लोग। इसी सरफेस टेंशन के बेस पे एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला, ठीक। तो एसेंट फॉर्मूला में भी आपको डेराइव करने के लिए आ सकता है, ठीक। पता है क्या होता है एसेंट फॉर्मूला? हेलो, पता नहीं सर। देखिए, अगर मैं किसी कैपिलरी ट्यूब में अगर लिक्विड को फिल करता हूँ तो
तो उस लिक्विड का जो लेवल होता है वो राइज भी कर सकता है या फॉल भी कर सकता है, ठीक। तब इस फिनोमेना को हम कैपिलरिटी बोलते हैं और उस थिन ट्यूब को कैपिलर ट्यूब बोलते हैं। तब अगर मैं सेम कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि उस पर्टिकुलर लिक्विड का राइज और फॉल लेवल में कितना हो रहा है, तब उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, एसिन फॉर्मूला। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए कोई कैपिलर ट्यूब लेते हैं, बहुत थिन ट्यूब, इस तरह ले लीजिए। कोई लिक्विड इस पर्टिकुलर ट्यूब में तीन तरह से अरेंज हो सकती है, या तो कनकेव बना के, या तो कॉन्वेक्स बना के, या तो बिल्कुल पैरेलल बना के। तो हमने सपोज कर लिया कि किसी भी इंस्टेंट पे कनकेव साइड बना रहा है, ठीक। तो ये कनकेव साइड कुछ ऐसे है। तो ये लिक्विड यहाँ तक था, यहाँ पे जो लेयर ऑफ लिक्विड था उसको मैंने पूरा कंबाइन करके बबल का शेप दे दिया कि वो बबल का एक छोटा सा सेगमेंट होगा, ठीक। अब क्या होगा, हमारे पास जो रिलेशन है उसके हिसाब से ये बबल का रेडियस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना है, r, ठीक। बट मुझे उस ट्यूब का रेडियस चाहिए, तो ट्यूब का रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, विच इज a। अगर मैं सरफेस टेंशन ड्रॉ करूं, तो सरफेस टेंशन यहाँ ड्रॉ करूंगा, तब ये इस सरफेस टेंशन के साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। इसको मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपके पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये टर्म, इस टर्म में ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो मैं यहाँ से cos थीटा ले लूँ, विच इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर मैं r की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो a अपॉन cos थीटा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि प्रेशर कितना कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ लिक्विड है, वो लेवल ऑफ लिक्विड मेनिस्कस कुछ ऐसे बनाता है, ठीक। ऐसे लिक्विड बनाया, तो लेवल ऑफ लिक्विड कुछ यहाँ पे इस तरह है, ठीक। तो ये मेरे पास बॉटम पॉइंट है एंड ये मेरे पास अपर मोस्ट पॉइंट है। इन दोनों के बीच में ये जो हाइट होती है वो हाइट ऑफ एसेंट होती है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो एक फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया कि प्रेशर डिफरेंस पी माइनस पी नॉट इसके इक्वल होता है 2t बाय रेडियस ऑफ बबल। दूसरा प्रेशर डिफरेंस हमने एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ा था पास्कल्स लॉ के पास, कि वहां पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो होता है उसके हाइट की वजह से रो जी एच, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। इक्वेट कर दीजिए, तो रो जी एच इज इक्वल्स टू 2t बाय r, और r की वैल्यू ये टर्म पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, a बाय cos थीटा। तब मैं यहाँ से हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2t cos थीटा बाय रो जी ए, ठीक। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिन फॉर्मूला। अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हाइट राइज करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपलिफ्टमेंट होगी, ठीक। एडहेसिव फोर्स बड़ा होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होगा इसके बेस पे। अगर मेरे पास cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हाइट नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ फॉल करेगा, मतलब वो लिक्विड डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। इस तरह से डिफाइन करते हैं। यहाँ तक कोई मुश्किल? सर ये फॉर्मूला होता किस चीज के लिए है? ये जो लास्ट मैंने डिराइव किया, यस सर, ये एसिड फॉर्मूला एज होल किस लिए होता है? ये जो लिक्विड अपना हाइट राइज कर रहा है ना इस कैपिलरिटी में, इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर, ठीक, किसकी वजह से, उसके सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक। उसी हाइट को मेजर करने के लिए फॉर्मूला आता है, इसीलिए इसका नाम है एसेंट, अपलिफ्टमेंट करने का फॉर्मूला उस लिक्विड का, ओके सर। ठीक है। तो आपको ये डिराइव करने के लिए पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो आपका जो स्टैटिक स्टैटिक पार्ट था वो सिर्फ इतना ही तक था, ठीक है। स्टैटिक पार्ट में आपको कुछ कंसेप्चुअल सवाल अगर पूछेंगे तो वो सरफेस टेंशन के बेस पे पूछेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कहा सरफेस टेंशन इतनी सारी चीजें, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, बता सकते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 होती है, यस सर। ठीक है। दूसरा, हम कोल्ड सूप
प्रेफर करते हैं कि हॉट सूप प्रेफर करते हैं? क्वेश्चन पूछता है व्हाई हॉट सूप इज मच टेस्टियर देन कोल्ड सूप। ठीक, तो आप बोलिएगा तो हॉट सूप उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सरफेस टेंशन कम होगा, तो हमारे माउथ में टंग टंग के ऊपर अलग अलग रीजन में टेस्ट बड्स अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई सूप टेस्ट बड के सारे अलग अलग पॉइंट पे पहुंच जाए तो उसके टेस्ट का एक्चुअल फील हो पाता है। एंड उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका सरफेस टेंशन कम होना चाहिए। सरफेस टेंशन कम कब होगा, जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसीलिए हॉट सूप ज्यादा टेस्टी फील होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड सूप के। एज मच, तो ये सारे कुछ कुछ आपको सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा पूछ सकता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो मैक्सिमम हमेशा स्फेरिकल शेप क्यों अक्वायर करने की कोशिश करते हैं? तो आप बोलिएगा स्फेयर का एरिया मिनिमम होता है, इसलिए उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, या सरफेस टेंशन मिनिमम एक्ट करेगा इसलिए वो स्टेबल होगा। ठीक, तो ये सारे सरफेस टेंशन के बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, तो स्टैटिक पार्ट आपका सिर्फ इतना ही तक था। नेक्स्ट पार्ट आता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में सबसे फर्स्ट पार्ट है इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। पता है क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? यस, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है लेयर्स के बिटवीन फ्लूइड्स के। ओके ओके, तो वहां पे हम डिफाइन करते हैं द ऑपोजिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा ए टाइम्स डेल्टा वी बाय वी। तो ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of fluid, dv is velocity change with respect to length, and इस क्वांटिटी को एक और टर्म बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन रेट। तो अगर मैं ईटा कैलकुलेट करूं तो ईटा इज इक्वल्स टू माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है तो उसको हटा दीजिए, फोर्स अपॉन एरिया तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, और dv अपॉन dy इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन रेट। तो इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं shear stress by strain rate। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि शो दैट कि न्यूटन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। ठीक, स्ट्रेन रेट इसकी यूनिट पर सेकंड होगी, शियर इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोल सकते हैं। इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी यूनिट होती है पास्कल सेकंड। इसकी एक सीजीएस यूनिट होती है उसको बोलते हैं पॉइज। तो 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल्स टू सीजीएस यूनिट 10 पॉइज। ठीक, तो ये मेरे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो ऑपोजिशन डिफाइन करता है उसके बेस पे। तब इसी चीज को हम अगली चीज डिफाइन करते हैं स्टोक्स लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर मूवमेंट करता हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी लिक्विड के अंदर मूवमेंट कर रहा है कुछ वेलोसिटी v से। सर हमारे इसमें ना पॉइस करके नहीं कराया है, दूसरा कोई डेरिवेशन कराया मैम ने। ये समझ आया आपको? यस सर। तो इसके बेस पे हम ये निकालते हैं, तो इसका रिलेशन ये याद रखिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसके इक्वल होती है। एंड अगर मैं इसकी यूनिट डिफाइन करूं तो एक यूनिट होती है एसआई यूनिट, उसको बोलते हैं पास्कल सेकंड, या इसी चीज को पॉइसली बोलते हैं, इसको पीएल से डिनोट करते हैं। 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 1 पॉइसली। एंड अगर मैं सीजीएस यूनिट लेता हूं तो सीजीएस यूनिट को हम पॉइस बोलते हैं। तो 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइस। ये रिलेशनशिप होता है। सर हमें तो कुछ ऐसे करा रखा है कि F अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन L करके एक डेरिवेशन कराया है। अच्छा, ये डेरिवेशन डायरेक्टली ऐसे नहीं कराया है? नो सर। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जब आपने ये पढ़ा होगा तो एक मेरे पास कोई लिक्विड फिल्म है इस तरह, ठीक है, उसके जस्ट नीचे एक अनदर लिक्विड, ठीक, लेयर इस तरह। ये कुछ वेलोसिटी v से मूवमेंट करता होगा, तो इसका जस्ट नेक्स्ट वाला लेयर d प्लस dv वेलोसिटी से मूव करता होगा, क्योंकि हर लेयर अपने ऑपोजिट मतलब कंसेक्यूटिव लेयर पे ऊपर क्या करता है, एक ऑपोजिशन फोर्स अप्लाई करता है, एंड इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं dy। ठीक,
तब यहाँ पे कुछ ऑपोजिशन फोर्स एक्ट करता है बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड, तो उसको बोलते हैं हम लोग विस्कस फोर्स। तो हम डायरेक्टली ये डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला कि ऑपोजिशन फोर्स कॉज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म। इस पर्टिकुलर लिक्विड फिल्म का जितना एरिया ज्यादा होगा ऑपोजिशन फोर्स उतना ज्यादा होगा। एंड दूसरा, this force is also directly proportional to velocity gradient. Velocity gradient means change in velocity per unit length. आप dy को L बोल सकते हैं या आप dy बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो सिंपली उसके विड्थ को बताता है और कुछ भी नहीं। तो velocity change per unit length is velocity gradient. तो अकॉर्डिंग टू, अगर आप न्यूटन्स फॉर्मूले का अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो स्टेटमेंट ये है कि opposition force between layer of liquid is directly proportional to the area of liquid film and also directly proportional to the velocity gradient। ठीक है, तो F upon A वो बाद में रीअरेंज कर सकते हैं, वो अलग बात है, बट एक्चुअली में हम फोर्स कैलकुलेट करते होते हैं, ऑपोजिशन फोर्स। आया समझ? यस सर। ओके, तो न्यूटन्स फॉर्मूला सिर्फ इतना है। अगली चीज आती है मेरे पास स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ कहता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कितना ऑपोजिशन फोर्स हो, अगर मैं इसको किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूँ किसी विस्कस मीडियम में था, तो इसको डिराइव करने के लिए शायद आपने डायमेंशन एनालिसिस यूज किया होगा। तो आपको डायरेक्टली गिवन होता है कि विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, radius of object and coefficient of viscosity. Using concept of dimension analysis, define viscous force acting on body. तो हमने वहां पे क्या किया था, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, एक कांस्टेंट पुट किया k, जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली गिवन होगी आपको 6 पाई के इक्वल होता है। सपोज eta to the power x, velocity to the power y and r to the power z। तो ये हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस तरह से फॉर्मूला बना लिया। अब आपको डायमेंशन एनालिसिस पता होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशंस लिखिए, MLT यस इनके सर। पावर्स निकालिए एंड देन XYZ की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, आपको फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R टाइम्स V। तो ये पूरा टर्म उस ऑब्जेक्ट पे डैम्पिंग कॉज करता है, रुकावट करता है, इसीलिए इस क्वांटिटी को हम P बोलते हैं, व्हिच इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट और डैम्पिंग फैक्टर। इसलिए जो स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के होता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती है। आया समझ? ओके सर। ओके, अगली चीज आती है, चूंकि हमने लिक्विड के अलग अलग टाइप्स पढ़े होंगे फ्लो के बेस पे, एक स्ट्रीमलाइन, एक लैमिनर और एक टर्बुलेंट, तो वो टाइप को किसी न्यूमेरिकल वे में कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है व्हिच इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स फॉर्मूला या रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो अगेन रेनॉल्ड्स नंबर आपको बोलेगा डिराइव करने के लिए। ठीक, तो रेनॉल्ड्स नंबर ये भी हम डिराइव कैसे करते हैं, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। वो आपको कहता है कि कुछ ट्यूब में अगर लिक्विड क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव कर रही है, सो दैट कि वो एक स्ट्रीमलाइन बिहेवियर शो करता हो, तो उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी किस किस बात पर डिपेंड करती है, तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मानते हैं, डेंसिटी पे डिपेंड करती है टू द पावर x, eta to the power y and diameter of tube to the power z। अब यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। तब यहाँ पे जो k होता है उसी k को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तब इसका फॉर्मूला आता है कि रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल्स टू रो बी डी बाय ईटा। ठीक, तो ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड d इज डायमीटर। यूजिंग दिस इसके 3-4 रिलेशनशिप होते हैं। पहला, अगर RE की वैल्यू 1000 से कम हो, अगर RE की वैल्यू 1000 से 2000 से कम हो एंड 1000 से ज्यादा हो, एंड अगर RE की वैल्यू 3000 से कम हो, 2000 से ज्यादा हो, एंड RE की वैल्यू अगर 3000 से ज्यादा हो। ठीक, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ फ्लो डिफाइन करता है। इसको बोलते हैं हम लोग ये टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट होता है मेरे पास अनस्टेबल बिटवीन लैमिनर
एंड टर्बुलेंट। ये होता है मेरे पास लैमिनर, और ये आइडियल कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम यूजिंग नंबर डिफाइन कर सकते हैं कि वो लैमिनर होगा या बाकी कोई कंडीशन होगी। आया समझ? यस सर। ओके, नेक्स्ट होता है मेरे पास विच इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये आपको बोलेगा डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, एंड उसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स के बेस पे जैसे रेन ड्रॉप, एंड उसके बेस पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ होता क्या है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में हम ड्रॉप करते हैं, सपोज कर लीजिए विस्कस मीडियम में मैंने ड्रॉप किया, तो जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उसके ऊपर विस्कस फोर्स वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना हो जाए, जीरो। बोले क्यों? क्योंकि एक फोर्स पीछे एक्ट करता होगा, कौन सा, विस्कस फोर्स ड्यू टू इट्स मीडियम। एक फोर्स एक्ट करता होगा कौन सा, बायोन फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और एक फोर्स एक्ट करता होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट जो उसको डाउनवर्ड पुश कर रहा था पहले से। तो अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना हो जाए, जीरो, तब उस पर्टिकुलर वेलोसिटी जिससे वो एसेंट या डिसेंट करे, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, अब इसकी वैल्यू जैसे सॉल्व करूं तो मैं क्या बोलूंगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। तो मतलब विस्कस फोर्स प्लस बाउंड फोर्स शुड बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। तब ये डिफाइन कर सकते हैं the constant velocity with which a body will ascend or descend in a viscous medium is called terminal velocity। अब मैं इन सब की वैल्यूज पुट कर दूं। विस्कस फोर्स इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा r टाइम्स वेलोसिटी प्लस बाउंड फोर्स के लिए डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स ग्रेविटी, वेट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम टाइम्स ग्रेविटी। अब इस टर्म को उस साइड ले जाइए, कॉमन टर्म आ जाएगा, एंड इस टर्म से उस साइड डिवाइड कर दीजिए, तो वेलोसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर बाई 9 टाइम्स ऑफ ईटा सिग्मा माइनस रो टाइम्स g। ये एक फॉर्मूला आता है विच इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, इसके लिए ग्राफ अगर प्लॉट करने के लिए बोलेगा तो आप कुछ ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास होता है वेलोसिटी वर्सेस हाइट या वेलोसिटी वर्सेस टाइम, दोनों बोल सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम ये कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ पे। इसकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। सेकंड कंडीशन हो सकती है इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम इनिशियल कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज ग्रेटर देन जीरो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, एंड थर्ड कंडीशन हो सकती है इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम हायर वेलोसिटी अदर देन टर्मिनल वेलोसिटी, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इन तीनों ही कंडीशन में वो टर्मिनल वेलोसिटी को क्या करता है, अक्वायर करता है। तो ये तीन अलग अलग ग्राफ हो सकते हैं उसी सेम कंडीशन के लिए। बट आपके क्वेश्चन सबसे नीचे वाला है, दैट इज रेड। आया समझ? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं दोबारा फिर से मैं आपको समझाता हूँ। समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नो सर। सर एक इसका डेरिवेशन भी है ना? यही तो है डेरिवेशन, इसी चीज को आपने एक्सपैंड करके समझा होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास विस्कस फोर्स है, ठीक, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा। बायोन फोर्स है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा। अब इस क्वांटिटी को उस साइड ले जाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, एंड इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो यही आपका फॉर्मूला आता है। तो मैंने बीच के स्टेप नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्टली रिलेशन लिख दिया है। तो बस आप इसको रीअरेंज करके मुझे बी की वैल्यू निकाल दीजिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। आपकी मैम ने कोई और डेरिवेशन कराया है? हेलो, नो सर, एक सेकंड चेक करती हूँ सर।
नो सी यही कराया है। ओके, तो इसी को बस रीअरेंज करते हैं और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसके में ओके सर। इस फॉर्मूले में देखिए एक रिलेशन है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, मतलब रेडियस जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज करेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कुछ ड्रॉप्स पहले छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, ठीक, ये सारे ड्रॉप्स कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप हो गया, तो इसकी वेलोसिटी पहले v1 थी, अब इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो v1 एंड v2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो पहला काम क्या कीजिएगा कि हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मैटर को यूज करके मतलब इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिए तो वहां से रेडियस निकल जाएगा एंड डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए, v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 उसका होल स्क्वायर। r1 आपको पता है पहले, r2 दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करके r2 निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, आपका रिलेशन हो जाएगा। आया समझ? यस सर। नेक्स्ट होता है मेरे पास, एक मिनट। समक्ष, हेलो। Yes, sir. Good evening, sir. आपकी अभी क्लास थी क्या कि मैं अभी कोई और क्लास ले रहा था, तो All इसलिए right. मैं थोड़े दिन बाद आपसे ज्वाइन करूं, कोई All दिक्कत है? right. No issues. No. ओके Thank you, sir. I'll leave, sir. ओके ओके। नेक्स्ट, तो मैं इसको यूज करके मैं यहाँ से रेडियस पुट करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट है अगला मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी के बाद व्हिच इज कॉल्ड कोई मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपको बस एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, एक या इसके बेस पे कुछ कंसेप्चुअल सवाल पूछ सकते हैं। पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? ए A1 into V1 equals to A2 into V2। ओके ओके ठीक है, आपको मैं आज पूरा कंप्लीट करा दूं या आप कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? आपका पेपर कब है? सर ट्यूसडे। ओके, तो आप कल भी क्लास कर सकते हैं ना? यस सर। तो मैं बाकी का पोर्शन में कल कंप्लीट करा देता हूँ, या अगर आपको और कोई डाउट है तो मैं आपको कल और कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, ओके सर। सर आर्किमिडीज का कोई डेरिवेशन है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कोई डेरिवेशन नहीं है, उसके बेस बस न्यूमेरिकल होगा। ओके सर। और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट जो करूँ कल, मतलब ऐसे पेपर के लिए? बाकी सारी चीजें तो अब बस सैम्पल पेपर देख लीजिए, ठीक है, या आप पुराने अपने स्कूल के पेपर देख लीजिए। ठीक है, एंड उसमें अगर आपको कुछ डाउट लगता होगा या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा तो वो पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हेलो। अरे वो थोड़ा सा स्लो बच्चा था इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं करा पाया उसको अभी। तो उसने कहा कि कल ज्वाइन कर लेता हूँ, तो उस बच्चे को बोल दीजिए जो वो था ना अभी, उसको ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए, मैं वेट कर लूँ। ओके।
हेलो Hello. Yes, sir. जी। सो क्या पढ़ना था आपको समक्ष? जी सर सर अभी मैंने सिर्फ मतलब अभी तक आई हैव अ पेपर डे आफ्टर टुमारो एंड आई हैवंट स्टडीड फिजिक्स अच्छे से एग्जैक्टली so like the whole term because online I have attended many classes. I have written notes of many chapters also, but nothing has settled in my mind and nothing has fixed like the formulas. There's not much clarity about anything as of now. The paper is online though, so that's So why to worry? Just check. Google is always है कि नहीं? Anji. नहीं कुछ नहीं। ओके, तो पेपर जब ऑनलाइन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं ना। फिर मैं ऐसा बोल रहा था, ठीक है। Yes. वैसे अगर आपको कुछ टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं बताता आपको, ठीक है, वो बात की बात। तो ज्यादा बेहतर है कि आप लास्ट जो प्रीवियसली आपके जो पेपर हुए होंगे स्कूल के उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बहुत हद तक हम फेमिलियर हो जाएं कि वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। या मैं आपको कोई Uh, सैम्पल पेपर सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। या मैं आपको सर कोई पूरा टॉपिक सर, समझाता हूँ। सर पूरा एमसीक्यू पेपर आएगा एक्चुअली। ओके, अच्छा अच्छा। सो दैट इज व्हाई सर वो सॉल्विंग का तो मतलब आप समझ रहे हो आपका ना। पेपर मंडे को है, आपका पेपर मंडे को है। हाँ जी सर, मंडे को है। उस पेपर के लिए अगर हेल्प चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं पूरा जी पेपर सर, मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। जी सर, मैं पेपर के लिए तो हेल्प आपसे पूछ लूंगा। सर एक्चुअली क्या हुआ है कि ना फिजिक्स में वो रेगुलरिटी बिकॉज ऑनलाइन क्लास में रहती नहीं है। सर आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हो? हाँ ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। कहाँ सर रहते तो हैं आप? सर मैं नॉर्थ दिल्ली में रहता हूँ। नॉर्थ दिल्ली में कहाँ पे? यही पास में ही अशोक विहार में। बहुत दूर है हमसे। मॉल टाउन के पास ही तो है। अच्छा अच्छा, देखते हैं पहले, अभी हम एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जैसा होगा उसके हिसाब से बात कर लेंगे, ठीक है। जी सर। ओके, तो अभी मैं क्या पढ़ा दूँ आपका वेटेज सबसे ज्यादा कौन सा है, पहले मैं आपको वो करा देता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ कुछ चीजें आपको याद हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ गूगल के भरोसे या टीचरों के भरोसे मैं पास हुआ हूँ, आपको कुछ तो आप मुझे थोड़ी थोड़ी आनी वेक्टर्स चाहिए करा दो, आपको। थोड़ा सा वेक्टर्स करा दो। अच्छा, सर मैं अभी ठीक है। सिर्फ हाँ जी सर। ओके ओके, आपका एक पेपर मुझे सेंड किया गया था लास्ट, शायद कोई टेस्ट पेपर था आपका, ठीक है। तो उसमें वेक्टर ही का था, प्रोजेक्टाइल एंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, इस बेस बहुत सारे हाँ जी। क्वेश्चंस है, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, तो मैं उसको सारी चीजें रिगार्डिंग उसके मैं आपको पूरा करा देता हूँ, ठीक है, ताकि उस तरह के क्वेश्चंस आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके देखिए, वेक्टर में सबसे पहले हम चीज डिफाइन करते हैं, एक्चुअली में वेक्टर कहते हैं किसमें पता है आपको? क्या सर? वेक्टर कहते हैं किसमें पता है आपको? जी सर। सर मुझे यूनिट वेक्टर्स के आप बारे में सिंपल पता है। आप सिंपल ऐसे अब सिंपल ऐसे बोलिए, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ा था, जिसका हाँ जी कोई सर। पॉइंट अगर स्पेस में है, जैसे 1 2 एंड 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसी चीज को अगर मुझे वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं स्पेशल लिखूंगा ए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट वन इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो जी किसी भी सर। वेक्टर में दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड एंड दूसरी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड डिफाइन करना एंड वो किस डायरेक्शन के अलोंग है वो डिफाइन करना इज अ कंप्लीट वेक्टर। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ j कैप एंड 3 टाइम्स ऑफ k कैप, बस ये सिंपल वेक्टर होता है और कुछ भी नहीं होता। वेक्टर को रिप्रेजेंट हम दो तरह से कर सकते हैं, एक जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया आपको वो अलजेब्राइक फॉर्म है, और एक दूसरा फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल फॉर्म, और इन द फॉर्म ऑफ एरो। जैसे मैंने इसको दिखाता कि ये पार्टिकल कहाँ पे है फ्रॉम ओरिजिन, तो एक एरो के फॉर्म में आपको ऐसा दिखाता। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अब इन दोनों रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हमें क्या करना होता है, वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशन करने होते हैं, ठीक है। ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन इज रिवर्स ऑफ एडिशन, एंड डिवीजन नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ इतना ही डिफाइन करते हैं। तो हमें दो चीज डिफाइन करनी है, ऐड करना एंड मल्टीप्लाई करना। तो मैं जी सर। सबसे पहली चीज एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अगर आपको कंपोनेंट वाइज दो वेक्टर दे रखा हो
जैसे मैंने कोई ए वेक्टर लिया, उसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। एंड सिमिलरली कोई बी, उसके पास भी 3 कंपोनेंट दे रखा है, एक्स, वाई एंड जेड। तो मैं क्या बोलूं, अगर दोनों को मुझे ऐड करना है तो आप क्या बोलेंगे, like terms will be added with like terms only, तो I Yes, के sir. साथ, J के साथ, K एक के साथ साथ ठीक है ऐड हो ठीक है। जाएगा। So AX BX times I cap, जी similarly सर। AY BY times J cap and जी सर। AZ BZ times K cap। तो ये मेरे पास जी सर। एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अलजेब्रिक फॉर्म। दूसरा जी होता है सर। मेरे पास एनालिटिकल फॉर्म। एनालिटिकल फॉर्म में एरो के बेस में डिफाइन करते हैं, तो वहां पे आपने 3 रूल पढ़े होंगे। पहला पढ़ा होगा आपने नहीं, ट्रायंगल। वेक्टर आप एक क्लास में खत्म करा दोगे? अगर आप समझने के लिए केपेबल हैं तो मैं आपको एक क्लास में पूरा वो चैप्टर कंप्लीट करा सकता हूँ। मतलब कितना आपके अंदर रिटेनिंग कैपेबिलिटी है, कितना फास्ट है, कितना स्लो, उसके हिसाब से मैं आपको खत्म कितनी जल्दी करा सकता हूँ। जी सर, ठीक है सर। ठीक है। ऑल राइट। पहले को देखते हैं कितना हद तक होता है। ठीक है, तो मैं सर कोशिश एक्चुअली सर करूँ। मुझे वेक्टर्स आता है, मतलब जो आप करा रहे हो वो मुझे अच्छा आता ठीक है है, ये। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीजें आती हैं आपको। एडिशन ऑफ वेक्टर आपको आता है, एनालिटिकल फॉर्म। हाँ जी सर। सर एक्चुअली ना मैंने रिवाइज नहीं करा हुआ, सो एक तरह ओके से बस मुझे वेक्टर्स में रिवीजन चाहिए। मुझे मतलब वो पूरा कॉन्सेप्ट बार 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 नहीं समझना, बस जैसे ओके ओके, फॉर्मूला। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ जी। ओके, सेकंड होता है मेरे पास एनालिटिकल फॉर्म। एनालिटिकल फॉर्म में आपने 3 फॉर्म पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। ठीक है। जी तो सर। ट्रायंगल लॉ क्या कहते थे, अगर फर्स्ट वेक्टर ये है, उसके हेड से सेकंड वेक्टर को एनालाइज मतलब ड्रॉ कीजिए, देन रिजल्टेंट विल जॉइन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ फाइनल। टू द ये हेड ऑफ पहला, फाइनल, यस सर। ये रिजल्टेंट होता है इन 2 टर्म का। ठीक। जी अगर मैं सर। इस वेक्टर को रिवर्स कर दूं तो उसका डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से नेगेटिव हो जाता है। एंड देन अगर मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करूं तो वो किसके इक्वल रहता है, a माइनस बी के। ठीक है। हाँ जी सर। पैरेललोग्राम लॉ इसी पे कहता है कि इन दोनों वेक्टर को सेम सेम ऑरिजिनेट कराइए। जैसे फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये कर दीजिए, ताकि हाँ दोनों का जी। इनिशियल पॉइंट सेम हो। तब जो इसके इन बिटवीन जो डायगोनल होता है वो उसके रिजल्टेंट के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ तक बेसिक बेसिक हमने टर्म जानते थे। तब आपके पास रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर का फॉर्मूला होता है डिराइव करने के लिए, वो आपको डिराइव करना आता होगा। जी सर। जैसे फर्स्ट वेक्टर ये लेते थे, सेकंड वेक्टर मान लीजिए ये लिया मैंने, एंड इस फर्स्ट वेक्टर के साथ कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, सपोज थीटा। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट पे, एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ यहाँ से यहाँ तक आर मान लीजिए, जो इस फर्स्ट वेक्टर के साथ बीटा एंगल बनाता होगा। तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया ए, इसको यहाँ से हाँ यहाँ जी तक ले लिया सर। बी, एंड इस थीटा के बेस पे ये सामने वाला टर्म हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये मेरे पास वेक्टर या ये ट्रायंगल मान लीजिए ए बी डी, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। एंड उसको एक्सपैंड करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आता है आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos टू ए थीटा बी। जी अंडर। सर। सर थोड़ा अब थोड़ा इस याद है मुझे ये। ओके, अब देखिए इस बेस्ड आपको क्वेश्चन क्या क्या आया था और कहाँ कहाँ पे आपने गलत किया था, मैं जिस उसके सॉल्यूशन दिखा था। देखिए इस पर्टिकुलर टर्म में अगर मैं बोलूं कि आइडेंटिकल वेक्टर हो, ए एंड बी आपस में इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर टर्म की एक वैल्यू होती है, अगर मेरे पास थीटा 0 डिग्री हो तो रेंज कैसा हो सकता है, मैक्सिमम, जो किसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी। एंड थीटा अगर मेरे पास 180 डिग्री हो तो रेंज कैसा होता है, मिनिमम, विच इज मिनिमम। इक्वल टू ए माइनस बी। तो एक क्वेश्चन पहला पूछा जाता है कि अगर आपके पास कोई 2 वेक्टर है, सपोज 3 एंड 5, तो आपसे पूछेगा कि द रेंज ऑफ रिजल्टेंट विल लाई फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट। तो क्या बोलेगा, इन दोनों का पहले एक बार डिफरेंस कीजिए, दैट इज 2, इन दोनों का एक बार सम कीजिए, दैट इज ए। तो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल लाई इन बिटवीन दिस। ये इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, ये इससे कम एक्सीड नहीं कर सकता। जैसे इससे जी क्वेश्चन सर। पूछेगा कि इसका रिजल्टेंट 1 हो सकता नहीं हो सकता, इसका रिजल्टेंट 9 हो सकता नहीं हो सकता, तो इसका रिजल्टेंट सिर्फ इतना ही हो सकता है।
ठीक, इसके अलावा जी नहीं हो सकता किसी एंगल के लिए। ओके, जी सर। नेक्स्ट टर्म था आपका आइडेंटिकल वेक्टर के लिए। सपोज ए एंड बी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो यही जो फॉर्मूला होता है उसको हम ऐसे यूज करते हैं, r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a cos थीटा बाई 2, ऐसा हो जाता है। अब फिर एक सवाल पूछा जाता है कि r और a किस एंगल के लिए आपस में इक्वल होगा। तो अगर थीटा की वैल्यू आप 120 डिग्री पुट कीजिए, तो 120 अपॉन 2 60, cos 60 इज 1/2, तो 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए जी रिजल्ट सर। एंड वो वेक्टर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, two vectors f f are inclined at some theta angle such that their resultant is equals to f, then find theta। तो आप क्या बोलिएगा, 120 डिग्री, ठीक है। जी सर। तो हम सिंपली इस वेक्टर को यूज करते हैं अगर वो आइडेंटिकल वेक्टर होता है। सर आपने एंड cos थीटा अपॉन 2 क्यों करा? जैसे इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। जी सर। आपके पास मैथ्स है, बायो है, नॉट बायो, मैथ्स। तो आपके पास मैथ्स है क्या? हाँ जी। ओके, तो मैथ्स है तो आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया होगा, ठीक है। मैं ओ आपको यस यस, आई डू रिमेम्बर यहाँ, सर। तो r is equals to a square plus a square if they are identical, and 2a square times cos theta root under। हाँ जी। So if we common 2a square, then we're left with 1 plus cos theta, which is जी equals to, सर। if cos 2 theta is equals to cos Sir, we square can't take 2a cos theta common, right? We will have to take a cos a square common. a square becomes 2a square. So sorry. So 2a Yes, square from sir. this point, 2a square from this point. So we're left with 1 plus cos theta. So cos थीटा Yes, का sir. एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, एंड देन इसके उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, लिख सकते हैं। हाँ जी सर। तो यहाँ पे एंगल डबल है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, हाफ। हाफ तो यहाँ पे अगर थीटा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, theta by 2. so we're left with 2 times of cos square theta by 2, and if we take the whole root, so 2 and 2 4, which is equals to 2 a square a, and cos theta by 2 is the required result at this rate, ठीक है। Okay, sir. जी। ओके, अगर मेरे पास यही टर्म रिजल्टेंट अगर डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर होता, तो वहां पे 1 माइनस cos थीटा आता, और वहां पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है sin थीटा, ठीक है। जी सर। जी। ओके, तो यहाँ तक रिजल्टेंट के बेस पे इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जी आता है मेरे सर। पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट एक्चुअली हम करते हैं तो 3-4 तरह से कर सकते हैं। अगर मैं स्केलर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, क्या आ सकता है, और स्केलर का स्क्वायर। मतलब जो क्वांटिटी होगी वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी, ओ सर, क्वांटिटी वेक्टर ही होगी। वेक्टर होगी ऊपर वाली। स्केलर को सर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 5 is 10, which is स्केलर ऑल्सो, ठीक है। जी सर। अगर मैं ओके। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसीलिए वो रिमेन्स वेक्टर होता है, ठीक। बट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे ओके सर। तो वो 2 कंडीशन में मल्टीप्लाइड होता है। एक होता है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट, तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, एंड एक होता है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। हाँ जी। तो एक्चुअली में हमारे पास 4 तरह के हाँ वेक्टर, जी। 4 तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज डिफाइन करना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हाँ पता है जी आपको, सर। नो सर, आई डोंट ए डॉट रिमेम्बर। बी, ए डॉट बी सिंपली इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए। सर सर इस चैप्टर का, सॉरी सर, बस चैप्टर कोई वर्कशीट नहीं है जो कि मतलब सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा? बिकॉज सर वेक्टर्स तो मैंने इसलिए चूज करा है बिकॉज माय क्लास टीचर टोल्ड मी दैट दिस इज द ओनली चैप्टर व्हिच विल कंटिन्यू इन क्लास 12th। ओके, क्लास 12 में इस वेक्टर का सिर्फ इतना पार्ट है कि आपको पोजीशन वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, इतना कंसेप्ट बस। 12th में क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इसका यूज होगा,
इसीलिए आपको बोला होगा कि 12th में आपको वेक्टर्स आने चाहिए, या फर्स्ट डे आपको 12th में वेक्टर पढ़ाते हैं इनिशियली एज अ रिवीजन, क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा होता है वहाँ पे, हाँ जी। और वेक्टर का एक्चुअली में पूरी फिजिक्स में यूज होता है हर जगह। ठीक है, ओके। जी सर। मैं आपको वर्कशीट सेंड ओके। कर दूंगा, यस सर। मैं वर्कशीट सेंड कर दूंगा, बट आपको एज अभी गो थ्रू सिर्फ करना है। जी पहले तो आपको पेपर सॉल्व करना है ना मंडे को, तो अभी बस जितना मैं क्विक रिवीजन आपको सर करा वो रहा हूँ पेपर उसको। सॉल्व करना है। हम्म, सर वो पेपर सॉल्व करना है एक्चुअली सर, मेरे लिए ना ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। पेपर तो आई स्टिल बी एबल टू सॉल्व, जो प्रैक्टिकल होगा ना उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। सो अभी ना उसमें वो क्या कहते हैं, वो नहीं होते सर एक्सपेरिमेंट्स पेंडुलम वाले एंड एवरीथिंग। हम्म, सो दैट इज हम्म, समथिंग द टीचर्स गोना आस्क फेस टू फेस, एंड दैट इज समथिंग आई can't take a risk, because वो तो जब either I have to switch on my camera or otherwise I will have to go to my school, and in both the ओके। ways sir I can't do any sort of cheating. अच्छा अच्छा, तो वो उसकी डेट कब है फिर, प्रैक्टिकल डेट? वो मार्च में है सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप प्रैक्टिकल जब हो, आप जब प्रैक्टिकल समझना हो, मैं आपको ऑनलाइन समझा दूंगा पूरा प्रैक्टिकल। ठीक है, सर ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते क्लास 12th की? हाँ वो बात की बात है, वो पहले एग्जाम आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद 12th में मैं ऐसा कुछ होगा तो मैं आके ले लूंगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी सर। ओके। ठीक है। तो जैसे आपने कहा ना कि वो कहते हैं प्रैक्टिकल में अगर वो फेस टू फेस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा बेस्ड, ठीक है, एंड उसमें आप कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ा दूंगा जब आपका पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग, या मैं समझा सकता हूँ आपको प्रैक्टिकल कौन कौन क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको ये बता दूंगा। नहीं सर प्रैक्टिकल तो मैं अभी तो आई एम जस्ट लर्निंग देम, बट सर अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपसे डेफिनेटली समझ लूंगा सर, बिकॉज वो कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ओके, तो अभी हम ये पहले गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। जी ओके, जी। सिंपली डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है मॉड ए, जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, मॉड बी टाइम्स कॉस थीटा। तो इसको यूज करने के लिए हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला होता है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। क्योंकि सब सेम यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में पैरेलल होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और किसी भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, आई डॉट जे डॉट के, ये और के डॉट आई, ठीक, तब इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसके बेस पे जी अगर मैं सर। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूं, तो डॉट प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है कि किसी ए डॉट बी फाइंड करना हो, तो आप क्या कीजिए, दोनों के एक्स एक्स के साथ तो ए एक्स बी एक्स, वाई वाई के साथ ए वाई बी वाई, एंड जेड जेड के साथ जी सर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है आपको। नो अगर सर। आपको कंपोनेंट दे रखा हो, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, एंड जेड और प्लस दैट कंपोनेंट। कॉम्पोनेंट। क्योंकि ये सारी हाँ चीजें जी। क्या होती हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो आपको ये पता है, जी सर। ये पता है, इन दोनों को यूज करके यहाँ पे मैं cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए टाइम्स मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? जी सर। नो अब सर। इस डॉट डॉट सर एक प्रोडक्ट के, सेकंड हाँ हाँ, सर, ये लास्ट पर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट a। हाँ जी। मैं यहाँ से फॉर्मूला यूज किया, cos थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में उसकी जगह डिवाइड में, तो मैं यहाँ से इस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसीलिए cos थीटा का यूज हम हमेशा करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जी सर। जी जी। एंड इसके बेस पे एक टर्म पूछा जाता है विच इज कॉल्ड ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू वेक्टर। ठीक, ऑर्थोगोनलिटी का और मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। 90। एंगल 90 पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, और 0। सर एंगल 90 पे cos की वैल्यू नॉट 1 होती है सर। cos 90 is 0, so a dot b is equals to कितना, 0, आई ऐसे एम सो डिफाइन सॉरी करें। सर, वो या तो नॉट डिफाइंड होता है या तो 1 होता है। अच्छा हाँ अच्छा, जी। नॉट डिफाइंड, यस सर। नॉट डिफाइंड tan थीटा के लिए होता है, ठीक है।
tan 90 is infinite, ठीक है, एक सेकंड cos 90 is 0 and sin 90 is 1, ठीक है। जी सर। ओके तो हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, जब कभी ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू वेक्टर बोले डॉट प्रोडक्ट को 0 पुट कर दीजिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन बोलेगा 2i + 3j + 4k डॉट विद, मतलब कोई दूसरा वेक्टर दे दिया एंड उसमें कोई अननोन टर्म दे देगा लैम्डा 3i + λj - 4k। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आप बताइए लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 पुट कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ? जी सर। ओके तो यहाँ तक डॉट प्रोडक्ट एंड इसके एप्लीकेशन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज आती है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट पहले सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a क्रॉस b इज इक्वल्स टू a क्रॉस b मॉड टाइम्स n कैप इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b टाइम्स साइन थीटा n कैप। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से n कैप की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a क्रॉस p बाय मॉड ऑफ a क्रॉस p। ए क्रॉस अब ये बी। n कैप का मतलब क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। जी फिर सर। मैं यहाँ से इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो n कैप कैंसिल आउट, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ विच इज a क्रॉस b मॉड ओवर a मॉड इनटू बी मॉड। कोई मॉड। अब देखिए यहाँ पे चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली में वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस तरह से, आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 फिंगर्स अरेंज कर दीजिए, जी सर। ठीक है। फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर, तो हाँ मिडिल जी फिंगर सर। टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, first finger towards second vector, then thumb will point towards resultant। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट एन कैप का डायरेक्शन होगा या रिजल्टेंट होगा इन दो वेक्टर का। तो मैंने यहाँ पे कहा फर्स्ट वेक्टर इज ए एंड सेकंड वेक्टर इज बी, तो ए क्रॉस बी अगर ये कुछ एंगल थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है यहाँ से यहाँ तक थीटा, तो इसलिए जी सर। आर रिजल्टेंट इसका इस डायरेक्शन होगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑलराइट। यस। नो सर। अब ओके अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं, तो आपने सीखा होगा एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के सर लिए। इस क्रॉस प्रोडक्ट में और सर यस सर, सर ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मतलब हमें यहीं पे इतना करके छोड़ नहीं देना उसे। नहीं क्रॉस प्रोडक्ट में आपको वो क्वेश्चन पूछेगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाइए, तो करके दिखाइए मतलब डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई कीजिए ना। मैं अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा आपकी, और डायरेक्शन डिफाइन कैसे कैसे करते हैं वो मैंने डिफाइन किया। क्रॉस प्रोडक्ट करते जी कैसे हैं पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कोई भी सेम वेक्टर हो i क्रॉस i, j क्रॉस j या k क्रॉस k, सेम वेक्टर वो 0 होता है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है एंड पैरेलल होगा तो एंगल 0 साइन 0 की वैल्यू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता था एंड क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, ठीक है। एंड अगर दूसरा जी किसी भी सर। दो डिफरेंट वेक्टर को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, जैसे सपोज ये i ले लीजिए, ये j ले लीजिए एंड ये k और ले ये लीजिए, जे। तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज i एंड k क्रॉस i इज j। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं डायरेक्शन जाऊं ऑलराइट। पॉजिटिव होता है, अगर मैं इसी चीज को क्लॉकवाइज ले जाऊं तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, जैसे i j जी एंड सर। k। अगर आपको क्लॉकवाइज प्रोडक्ट चाहिए, ठीक इस तरह, तब जी ये टर्म सर। नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, एंड ये टर्म चाहिए तो पॉजिटिव होगा। अब इन दो कंसेप्ट को यूज करके आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए डिटरमिनेंट मेथड होता है। तो वो कहता है a क्रॉस b इज इक्वल टू i कैप जी सर। j जे कैप क्या k कैप। ए क्या। फर्स्ट क्या कीजिए, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट लिख दीजिए यहाँ पे विच इज ax ay ए वाई एंड ए जेड। एंड देन फिर b के कंपोनेंट को लिख दीजिए bx by एंड bz।
अब हम जी क्या सर। करते हैं, यूजिंग पोजीशन फर्स्ट को पॉजिटिव रखते हैं, सेकंड को नेगेटिव रखते हैं, देन थर्ड को पॉजिटिव रखते हैं इस तरह। एंड देन अगर मुझे फर्स्ट आई के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उस रो एंड उस कॉलम को लीव कर दीजिए, बाकी जो बच गया वो ऊपर से नीचे जाते हैं क्रॉस पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्रॉस नेगेटिव। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया। हाँ जी सर। मतलब क्या हुआ, मैंने फर्स्ट आई को लिया तो उस रो एंड उस कॉलम को छोड़ दिया, तो इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। AZ BY। अगेन सेकेंड टर्म विच इज जे, इसके साथ नेगेटिव है तो माइनस जे ले लीजिए, फिर उस रो एंड उस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो इस रो और उस कॉलम छोड़ दीजिए तो आपके पास ये बचेगा और ये बचेगा, दैट जी इज सर। ax bz माइनस az bx। AZ BY BX एंड थर्ड आपका क्या बचेगा, k कैप। माइनस प्लस की क्या? हाँ, फर्स्ट इज प्लस, देन सेकंड इज माइनस एंड देन थर्ड इज प्लस, ठीक है। जी सर। जी तो प्लस K कैप इसके साथ क्या होगा, ax AX into A। by ax के साथ by, क्योंकि इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ देना मुझे, जी सर। ठीक है। नहीं समझे? AX के साथ BY है। नहीं, देखिए हमें क्या करना होता है, जो भी हम कंपोनेंट लेते हैं जिसके अलोंग उस रो एंड उस कॉलम को छोड़ देते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट x को लिया था, तो x के लेने में मैंने क्या किया था, x के रो को एंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो इसके रो एंड उस कॉलम को लीव कर और दीजिए, ठीक है। जी सर। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आई कैप, तो इसके साथ बचा क्या, ए वाई यहाँ पे बचेगा, ए जेड यहाँ बचेगा, फिर बी वाई यहाँ बचेगा एंड बी जेड यहाँ बचेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट DZ हो है गया। बचेगा। हाँ सेकेंड जी पार्ट सर। आपका, अगर मुझे y लेना है तो y के रो एंड उसको कॉलम को लीव कर दीजिए, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। तो मैं इस रो और ऑलराइट उस सर। कॉलम को रहने दूं एंड उसको हटा दूं, ठीक, ऐसे लिख उस सकता हूँ। जी सर। अब मुझे j Sir, चाहिए। this is like sir, this is like cross multiplication only. हाँ, तो अगर मैंने j को लिया तो उस रो एंड उस कॉलम को हटा दिया, अब क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा ax और यहाँ बचेगा az, ax az एंड देन फिर bx एंड bz। VX BZ। हाँ जी सर। थर्ड अगर डिफाइन करूं तो वो इस टर्म को k कैप को, तो इस रो और इस कॉलम हटा दीजिए, बाकी जो टर्म हाँ है जी सर। इसको, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k कैप, उस रो एंड उस कॉलम को हटा दिया तो क्या बचेगा मेरे पास, ax ay AX एंड देन फिर bx एंड by। BY। हाँ ओके, जी अब हम सर। मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे करते हैं, अगर मैं ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करूं तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। पॉजिटिव। इसके ऊपर और अगर मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर करूँ तो नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ जी। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करूँ पॉजिटिव, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ नेगेटिव। इसका जो नेगेटिव। पूरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई कैप टाइम्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हो जाएगा माइनस जे, तो उसमें क्या बचेगा मेरे पास, ए एक्स बी जेड माइनस हाँ जी। ए जेड बी वाई बी एक्स AZ BY। एंड देन फिर के कैप सेम इसी तरह से ए एक्स बी वाई AX माइनस BY ए माइनस वाई, AY BX। ठीक है। यहाँ तो कोई मुश्किल, हाँ जी। नो सर। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का सर yes sir. Sir, हमें sir actually आज हम पूरा दिन I was out since morning 8 p.m. 8 a.m. I actually had gone to Agra and I just came back around 10. So sir, I'm really sleepy right now. So can we continue this class anytime tomorrow, whichever time you are free? okay, no problem. So is it comfortable for you at night at the same time In the or morning? in the morning?
नहीं सर, आप वो कोई भी टाइम सूट करेगा, 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास, whatever time you tell me, just sir let me know 2 or 3 hours prior, and then we can take on that time only. Okay, I will confirm you. Okay. Yes sir. And sir आप बता देना ऑफलाइन का भी मुझे, that be great sir if you can come. ओके ठीक है, तो उसके बाद जब आप मतलब पहले एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद फिर बात कर लेंगे आपसे, ठीक है? Thank you so much sir. ओके, थैंक So sir, tomorrow we will continue this. I have written down the notes. यू। ओके। Thank you so much sir.